आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 7 अगस्त 2026 की रात बहुत बड़ी खबरें आपको देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले देखिए हेडलाइंस। मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने साइन किया बड़ा डिफेंस पैक्ट। मिडिल ईस्ट में बन गया नया मुस्लिम मिलिट्री ब्लॉक। ईरान, यमन और इसराइल में बजा अलार्म। मक्का डिफेंस पैक्ट पर ईरान की सीधी धमकी। सऊदी से कहा तुर्की और पाकिस्तान भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मक्का पैक्ट के बावजूद हुथियों का हमला जारी। सऊदी अलायंस को फिर दी खुली जंग की धमकी। क्या तुर्की और पाकिस्तान लेने जा रहे हुथी से इंतकाम? ये थी हेडलाइंस, लेकिन खबरें ज़रा डिटेल में हैं। पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताना है सर हो क्या गया है, इसका फ़ायदा और इसका मकसद क्या होगा, ये जो पैक्ट हुआ है। आज़ाद बोल इंडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले प्लीज़ कर लीजिए। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में से आज से किसी पर भी हमला हुआ तो वो हमला तीनों मुल्कों पर हुआ हमला माना जाएगा। मतलब तीनों ने अपना छोटा मोटा नाटो बनाने का समझौता साइन कर लिया है, और ये समझौता हुआ है मक्का शरीफ में, हरम शरीफ में जुमे की नमाज अदा करने के बाद। तीनों लीडर्स ने पढ़ी। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, तीन बड़े मुस्लिम मुल्क। कोई अपनी दौलत की वजह से ताकतवर है, कोई अपनी फ़ौज की वजह से, और कोई अपने एटमी हथियारों की वजह से। अब इन तीनों ने मिलकर मक्का में ऐसा डिफेंस पैक्ट साइन कर दिया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में अलार्म बजा दिया है। दोस्तों, इसे हल्की खबर मत समझिएगा। ये 7 अगस्त 2026 की शायद, या फिर पिछले कई दिनों की शायद सबसे बड़ी खबर है, और इसके असर आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट में दिखाई दे सकते हैं। इस डिफेंस पैक्ट का सबसे बड़ा मतलब ये है कि अगर इन तीनों मुल्कों में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो उसे तीनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे, मुकाबला करेंगे। यानी अब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि सिक्योरिटी के मैदान में भी एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं। और मक्का में इस पैक्ट को साइन करने का सिग्निफिकेंट मैसेज जो है वो आप समझ लीजिए। मैसेज दीनी एतबार से भी दिया गया है कि मिलकर लड़ेंगे, ख़तरों का मुकाबला करेंगे। लोग कहेंगे कि गज़ा पे साथ नहीं आए, उस पर डिस्कशन हो सकता है। वाकई गज़ा पर साथ आ सकते थे, तब नहीं आए, लेकिन ये अपनी सिक्योरिटी का मामला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते का नाम मक्का ज्वाइंट डिटरेंस एग्रीमेंट रखा गया है, और इसे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मक्का में साइन किया। दोस्तों, ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जंग पूरे रीजन को हिला चुकी है, और ईरान, हुथी और दूसरे ईरान हिमायती ग्रुप्स लगातार सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों को निशाना बना रहे हैं। ये भी खबर है कि चौतरफा हमला भी सऊदी अरब पर हो सकता है। उससे पहले यह पैक्ट हुआ। यही वजह है कि तीनों मुल्कों ने तय किया है कि अब रीजन की सिक्योरिटी के मामले में मिलकर काम किया जाएगा, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाएगा, और डिफेंस इंडस्ट्री में भी एक दूसरे का साथ दिया जाएगा। मिलकर हथियार भी बनाएंगे, क्या पता नहीं चला। दोस्तों, पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं, तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज है, और सऊदी अरब के पास दुनिया की सबसे बड़ी तेल दौलत है, भारी फाइनेंशियल ताकत है, बेशुमार रियाल हैं, डॉलर्स हैं। यानी अगर ये तीनों सचमुच एक साथ खड़े रहते हैं तो मिडिल ईस्ट की पूरी ताकत का बैलेंस बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पैक्ट के साइन होते ही सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि इसराइल में भी खतरे की घंटियां बजने लगीं, और ईरान ने तो बाकायदा इन तीनों मुल्कों के लिए वार्निंग जारी कर दी है, जो हम इसी वीडियो में आगे आपको बताएंगे। तो फिलहाल सबसे बड़ा खतरे का हूटर बच चुका है उन हुथीस के लिए जिन्होंने आज भी 7 अगस्त में भी सऊदी अलायंस पर यमन में हमला किया और कई लोगों की जान आज भी ली गई। वो सब कल की तरह यमनी ही थे, आज भी कोई सऊदी नहीं। उधर यमन के हुथीज़ ने भी साफ कह दिया है कि अगर सऊदी अरब उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखता है तो उसके जहाज़, उसके ठिकाने और उसके स्ट्रेटजिक टारगेट्स पहले की तरह निशाने पर रहेंगे। उधर इसराइल बेचैन इसलिए हो गया है क्योंकि अब तक रीजन में इसराइल के सामने कोई ऐसा मुस्लिम ब्लॉक मौजूद नहीं था। ईरान इसी वजह से दुश्मन था, और ये लोग भी होंगे। तो कोई मुस्लिम ब्लॉक मौजूद नहीं था जिसके पास एक साथ दौलत, फौज और एटमी ताकत तीनों हो। यानी दोस्तों, मक्का में साइन हुआ ये समझौता सिर्फ तीन मुल्कों के बीच का एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट की सियासत, सिक्योरिटी और आने वाले जंगों का नक्शा बदल देने वाला एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। होगा, आई डोंट नो।
दोस्तों, अगर हूथियों ने आगे भी सऊदी अरब पर बड़े हमले जारी रखे तो अब मामला सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि इस नए पैक्ट के बाद पाकिस्तान और तुर्की पर भी सऊदी अरब का साथ देने का प्रेशर बढ़ सकता है। पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब अगर सऊदी अरब पर कोई बड़ा फौजी हमला होता है तो पाकिस्तान पर इस पैक्ट के तहत कोई ना कोई रोल निभाने का दबाव आ सकता है। तुर्की के लिए भी ये एग्रीमेंट सिर्फ एक सियासी दस्तावेज नहीं, बल्कि उसकी मिलिट्री इंडस्ट्री, हथियारों की सप्लाई और रीजनल सिक्योरिटी में बड़ा किरदार निभाने का रास्ता खोल सकता है। यानी तुर्की की इसमें मौज आ सकती है। दूसरी तरफ ईरान इस पैक्ट को अपनी रीजनल पोजीशन के लिए एक नए चैलेंज के तौर पर देख सकता है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि तुर्की और पाकिस्तान भी एक ही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में नजर आएंगे। इसराइल ने अभी तक इस पैक्ट पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बयान आया नहीं है। हकीकत ये भी है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों हालिया महीनों में गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों पर जो है वो लगातार सख्त मौक़िफ़ अपना चुके हैं और सख्त बात भी कह चुके हैं। एक और अहम बात यह है कि इस पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि तीनों मुल्क नाटो जैसी फ़ौजी अलायंस बना चुके हैं। फ़िलहाल ये एक कलेक्टिव डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन का फ्रेमवर्क है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे और मजबूत किया जा सकता है। इसका जो मोटो है वो यही है, हमला करोगे तो हमला करेंगे, हम तुम पर अटैक करने की शुरुआत नहीं करेंगे, तुम हम पर अटैक करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, अगर यमन के हूथी सऊदी अरब पर अपने हमले तेज़ करते हैं या ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाव फिर बढ़ता है, तो क्या ये नया डिफेंस पैक्ट पहली बार इम्तिहान में उतर जाएगा और क्या पूरा मिडिल ईस्ट दो नए फौजी ब्लॉक्स में बंटने की तरफ बढ़ रहा है? लेकिन एक क्यूरोसिटी ये भी है, एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि अगर अमेरिका और ईरान की बातचीत फिर पटरी से उतर गई और फिर सऊदी अरब में अमेरिका के ठिकानों पर अगर ईरान ने हमले किए, चूँकि ज़मीन तो सऊदी की है और सऊदी के भी मतलब मान लो ऑयल रिफाइनरी, जैसे ईरान ने लास्ट धमकी में कहा कि अब तो हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाएंगे अरब मुल्कों के, तो उसमें तो सऊदी का पैसा लगा है और हुकूमत का है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो तब क्या तुर्की और पाकिस्तान ईरान से बदला लेंगे, ईरान पर हमला करेंगे बदले में? देखना होगा। हुतीस पे हो सकता है, नो डाउट, मैं आपको क्लियर कह देता हूँ। दोस्तों, इस डिफेंस पैक्ट का अलार्म सिर्फ इसराइल में नहीं बचा, बल्कि ईरान के अंदर भी बच चुका है। ईरान ने सऊदी अरब को सीधी और बेहद सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की जैसे किराए की बैसाखियाँ उसे बचा नहीं पाएंगी सऊदी अरब को। उन्होंने कुछ और कहा था, किराए की बैसाखियाँ, मैंने लफ्ज़ जोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर इब्राहिम रज़ाई ने 7 अगस्त की शाम एक पोस्ट के ज़रिए सऊदी अरब से कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागज़ पर किया गया ये समझौता उसे सिक्योरिटी नहीं देगा। रज़ाई ने कहा, जिस तरह कई साल तक अमेरिका का सहारा लेने से सऊदी अरब को सिक्योरिटी नहीं मिली, उसी तरह पाकिस्तान और तुर्की के साथ किया गया ये कागजी समझौता भी उसे बचा नहीं पाएगा। रज़ाई ने सऊदी अरब को नसीहत देते हुए कहा कि अपनी पॉलिसी बदलो, अपनी ताकत अपने दम पर बनाओ, दूसरों से सिक्योरिटी की भीख मांगना बंद करो। इन लफ्ज़ों में बेचैनी तो दिखाई देती है, वरना इतने सख्त लफ्ज़ ईरान की तरफ से सऊदी अरब के लिए आते नहीं हैं। हालांकि ये ईरान का ऑफिशियल बयान भी नहीं है, वहाँ के निज़ाम का बयान नहीं है, वहाँ की हुकूमत का बयान नहीं है, लेकिन जिस शख्स का बयान है वो बड़ा अहम है दोस्तों। लेकिन फिर भी ईरान से आया ये बयान बताता है कि वो भी इस मक्का डिफेंस पैक्ट को बहुत संजीदगी से ले रहा है। उसे भी एहसास है कि अगर ये तीनों मुल्क वाकई एक साथ खड़े हो गए तो पूरे रीजन की ताकत का बैलेंस बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये डिफेंस पैक्ट किसी एक मुल्क के स्पेशली खिलाफ नहीं बनाया गया है। यानी एर्दोगान का कहना है कि ये समझौता किसी खास दुश्मन के लिए नहीं है, बल्कि रीजन में पैदा होने वाले हर खतरे का मिलकर सामना करने के लिए, जो भी हो, किसी एक के लिए नहीं है। ख़तरा बनोगे तो फिर ख़तरा बनेंगे। लेकिन दोस्तों, मिडिल ईस्ट की मौजूदा हालत देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये पैक्ट किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है तो फिर ईरान इसके साइन होते ही इतना बेचैन क्यों हो गया है? क्यों ये बात आ गई कि भीख मांगना बंद करो, अपने दम पर बनाओ? कहते नहीं, जब कोई, तो हमने देखा है ना कि जब कोई थोड़ा मजबूत होता है और 2-3 लोग होते हैं तो वो लोग कहते हैं अपने दम पे खेलो, इनके साथ क्यों आए हो?
ईरान मजबूत है, लेकिन ईरान उतना मजबूत नहीं है। इन तीनों के पास फाइटर जेट्स हैं, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, और एडवांस फाइटर जेट्स हैं। तुर्की तो एवन अपने खुद बना रहा है, ड्रोन भी हैं, बढ़िया ड्रोन है तुर्की के पास। लेकिन ईरान से सीधे नहीं भिड़ेंगे। ईरान के पास जो कुछ है उसने अमेरिका को हिला रखा है। जो बात है सीधी वो कही जाएगी, लेकिन हुथीस के लिए मुश्किल होगी। मक्का डिफेंस पैक्ट साइन होने के कुछ ही घंटों बाद हुथीस की तरफ से भी सीधी धमकी आ गई है। तो अब हुथीस का भी मौक़िफ़ सुन लीजिए, उनका रद्द अमल क्या है वो भी सुन लीजिए। हुथियों ने साफ कह दिया है कि अब सऊदी अरब की फ़ौज, उसके साथी और यमन के अंदर उसके साथ लड़ने वाले किसी भी ग्रुप के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। सब अब महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है। हुथियों के सियासी लीडर हैं हिज़ाम अल असद। इन्होंने कहा है कि यमन की ज़मीन पर मौजूद सऊदी फ़ौज, उसके साथी और उनके तमाम कैंप अब महफूज नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये धमकी सिर्फ बयान तक महदूद नहीं रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जुमे के दिन हुथियों ने यमन के मारिब शहर पर मिसाइलों और ड्रोन से फिर हमला किया। इसमें 2 लोगों की मौत हुई, 14 दूसरे ज़ख्मी हुए। तादाद बढ़ भी सकती है। यमन की इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुकूमत का कहना है कि हुथियों ने रिहायशी इलाकों और बेघर लोगों के कैंपों को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे मारिब में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर यमन की फ़ौज ने दावा किया है कि उसने मारिब के ऊपर उड़ रहे हुथियों के कई ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद कई मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुँच गईं और आज भी कैजुअल्टीज़ की खबरें आईं। कल जो मारे गए थे फ़ौजी, कहीं 30, 35 और कहीं 45, आज भी वो तादाद अलग अलग है, वो हमला अलग था। तो फिलहाल हुथीस को डर ये है कि सऊदी अलायंस एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन हुथीस के ख़िलाफ़ कर सकता है। अब देखना ये है कि ईरान हुथीस के लिए कितना खुलकर सामने आएगा अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो। और अब ये अलायंस जो बन गया है 3 मुल्कों का, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का, वो इस मामले में किस तरीके से दखल देता है। अगर यमन में सऊदी अलायंस पर कोई हमले होते रहे तो ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन सऊदी अरब की ज़मीन पर कोई हमला हुआ, असली परख और असली परीक्षा वहीं होगी पाकिस्तान और तुर्की की। फ़िलहाल ये कोशिश पसंद आई हो सर तो इसे आगे बढ़ाइएगा। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कीजिएगा। जिन्हें भी अगर कोई शिकायत है, मेरे वीडियो को 2 बार सुना कीजिए अगर शिकायत हो तो, वरना एक ही बार काफ़ी है बहुत। तो ये है कि हम न्यूट्रल बात करते हैं जिसमें सभी से सवाल पूछे जाते हैं, और जर्नलिज्म यही है। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, बेसिकली आई एम अ जर्नलिस्ट। तो हर किसी से सवाल पूछे जाते हैं, वही एक तरीका होता है जो आपको न्यूज़ के करीब लाता है। बाकी तो बहुत चैनल हैं, तो थोड़ा उसे समझा कीजिए। मेरा एक पेशा है, मुझे ईमानदारी से करना है। सलामत रहिए, खुश रहिए।